गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल डेली प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको मालूम है, सिविल डेली प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट की एक लेक्चर सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया है। और इसी लेक्चर सीरीज़ में हम लोगों ने अभी तक 5 चैप्टर को कवर कर लिया, जिसमें कि प्रोडक्टिविटी थी हमारी, प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग था, इसके बाद वर्क स्टडी था, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, और एट लास्ट हमने कवर किया था मटेरियल परचेज एंड स्टोर मैनेजमेंट को। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं टोटल क्वालिटी एंड बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल एंड टीक्यूएम के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके सिलेबस के बारे में बात करें, सिलेबस आपके स्क्रीन पे है। मीनिंग ऑफ क्वालिटी को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है वो देखेंगे। इसके बाद हम लोग डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी को देखेंगे, क्वालिटी सर्कल क्या होती है उसको समझेंगे। कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ टीक्यूएम को क्लियर करेंगे, और इसके साथ साथ हम एलिमेंट्स ऑफ टीक्यूएम क्या क्या है उसे कवर करेंगे। कैजन्स के 5S कंसेप्ट को भी डिस्कस करेंगे, और 6 सिग्मा थियरी को भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है जिसे आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी। क्वालिटी में अगर हम क्वालिटी टर्म जो है, क्वालिटी एक वर्ड है, इस वर्ड को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें या इस वर्ड का मीनिंग समझने की कोशिश करें, तो ये एक रिलेटिव टर्म है। जब हम किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, तो हम किसी प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी का हो या वो बुरी क्वालिटी का हो, वो ये हम इसके किसके अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं, वो हम इस बात के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं कि प्रोडक्ट जो है उसके स्पेसिफिकेशंस को मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। इसका मतलब कि प्रोडक्ट और उसके स्पेसिफिकेशन के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोडक्ट के जो भी स्पेसिफिकेशंस उसके बॉक्स के पीछे या पर्टिकुलर उसके बारे में उसके मैनुअल में लिखे होते हैं, ये उसे मैच करना चाहिए। अगर हम इसे जनरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो हम इसे एंड यूज ऑफ द प्रोडक्ट के रेफरेंस में डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपके स्क्रीन पे एक गियर दिख रहा है। ये गियर बहुत ही कॉमन मटेरियल से बना हुआ है और इसकी बहुत अच्छी फिनिशेस नहीं है। अगर इस गियर के बारे में बात करें, तो ये गियर बहुत ही अच्छा सूटेबल होगा अगर हम इसे शुगर केन एक्सट्रैक्टिंग मशीन में इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें वहाँ बहुत ज़्यादा फिनिशेस की ज़रूरत नहीं होती है। आपका जो पूरा का पूरा गियर सिस्टम है वो थोड़ा लूज़ हो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। लेकिन अगर आप इसी गियर को आप किसी सॉफिस्टिकेटेड लेथ मशीन में इस्तेमाल करोगे, तो ये उसके लिए सूटेबल नहीं है। ये उसके लिए सूटेबल नहीं है। सूटेबल ये किसके लिए है? किसी शुगर केन या नॉर्मल नॉर्मल वर्क जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा सॉफिस्टिकेटेड काम नहीं करना है, वहाँ के लिए ठीक है। बट दूसरी कंडीशन में हमने देखा, लेथ मशीन है, आपकी इंजन है, वहाँ पे इस गियर का इस्तेमाल, इंजन को आप बेसिकली सर्व करने में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो हमारे वर्क को कंप्लीट तरीके से फुलफिल नहीं कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं हम इसे इंड यूज ऑफ द प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी डिफाइन करते हैं। तो इसी गियर को आप शुगर केन एक्सट्रैक्टिंग मशीन के लिए आप बोलोगे कि अच्छी क्वालिटी के है, जबकि आप इसे अगर सॉफिस्टिकेटेड लेथ में इस्तेमाल करोगे तो आप इसे बोलोगी कि ये अच्छी क्वालिटी की नहीं है। तो somehow quality can be defined as the fitness of product for the purpose, कि ये पर्पस में कितना ज़्यादा फिट है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी क्वालिटी को अच्छा या बुरा बोलते हैं। बेसिकली कंट्रोल टर्म का मतलब हम लोग यहाँ समझते हैं कि क्वालिटी के रेफरेंस में कंट्रोल का क्या मतलब है। कंट्रोल इज अ सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंड चेकिंग। कंट्रोल एक तरह का सिस्टम है किस चीज़ के लिए? मेज़र करने के लिए और चेक करने के लिए। चेक का मतलब होता है इंस्पेक्शन करने के लिए। और ये एक वो फिनोमिना है जहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि हमारा इंस्पेक्शन या इंस्पेक्ट हमें कब करना है, कैसे करना है और कितना करना है। इट इनकॉर्पोरेट्स अ फीडबैक मैकेनिज्म विच एक्सप्लोर द कॉज ऑफ पुअर क्वालिटी एंड टेक्स करेक्टिव मैकेनिज्म। तो बेसिकली अब अगर हम क्वालिटी कंट्रोल को टोटली डिफाइन करने की कोशिश करें, देन वी कैन से दैट क्वालिटी कंट्रोल performs inspection, testing, analysis to conclude whether the quality of each product is as per laid quality standard or not. It is also called statically quality control. अब statically quality control क्या होता है, और इसके साथ साथ जो हमारा इस तरह के क्वालिटी कंट्रोल में हम लोग किस किस फैक्टर को देखते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। Basically, quality control, that is QC, is concerned with the identification of defects. As such, it is regarded as the inspection और एलिमेंट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इंस्पेक्शन क्या है? एक तरह की एलिमेंट है क्वालिटी मैनेजमेंट में, और ये एक तरह की थर्ड यूनिवर्सल प्रोसेस अलॉन्ग साइड
विथ क्वालिटी प्लानिंग एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट है। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट क्वालिटी प्लानिंग के साथ साथ ये जो है थर्ड एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जिसे हम क्वालिटी कंट्रोल बोलते हैं। किस किस फैक्टर पे क्वालिटी कंट्रोल काम करती है, तो आप अगर यहाँ पे नोट डाउन करोगे तो ये जॉब मैनेजमेंट पे काम करती है, कंट्रोल पे काम करती है, क्लियरली डिफाइन करता है कि वेल मैनेजमेंट प्रोसेस, साथ ही साथ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड, ये सारे चीज़ ठीक है कि नहीं। अगर हम एक एक अगर सॉफिस्टिकेटेड जो फैक्टर हैं उसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल है वो बेसिकली स्किल्स के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर, क्वालिफिकेशंस के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स इंक्लूडिंग पर्सनल कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, क्वालिटी रिलेशनशिप, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ये सारे चीज़ को हम कहाँ पे डिस्कस करते हैं, ये सारे चीज़ को हम क्वालिटी पार्ट में डिस्कस करते हैं। अब अगर बात करें, इफ़ एनी ऑफ दीज थ्री एस्पेक्ट्स आर deficient in any way, the quality of output is likely to suffer, whether that's a good product or a service. Common approaches to quality control conclude स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, रूट कॉज करेक्टिव एक्शन। तो बेसिकली अगर हम क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात करें तो क्वालिटी कंट्रोल का जो कॉमन अप्रोच है उसमें क्या है, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल आता है, उसके बाद रूट कॉज करेक्टिव एक्शन। हमारे यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी स्टैंडर्ड को हम किस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग किसी भी तरह के फूड को कंज्यूम करते हैं तो उस फूड की क्वालिटी को बताने के लिए हमारे पास एक FSSAI डिपार्टमेंट है। ये FSSAI डिपार्टमेंट क्या करता है, ये फूड सेफ्टी जो है इज़ डिफाइंड, बेसिकली फूड सेफ्टी के बारे में ये हमें बताता है कि कौन से फूड को हमें कंज्यूम करना चाहिए, कौन से फूड को नहीं कंज्यूम करना चाहिए। तो अगर हम फूड सेफ्टी के डेफिनेशन के बारे में बात करें कि फूड सेफ्टी का क्या मतलब है, ये भी एक तरह का कंट्रोल मैकेनिज्म है जहाँ पे आपको जो बैड क्वालिटी की फूड्स है वो आप तक ना पहुँचे और उसे जो है उससे किसी को दूर रखा जा सके, एक एंड कंज्यूमर को, उसके लिए इस तरह के डिपार्टमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया गया है, इस तरह के डिपार्टमेंट को फॉर्म किया गया है, सॉरी। तो अगर हम FSSAI के बारे में बात करें और फूड सेफ्टी को डिफाइन करने की कोशिश करें तो फूड सेफ्टी इज डिफाइंड एज द अश्योरेंस दैट फूड विल नॉट कॉज हार्म टू द कंज्यूमर व्हेन इट इज प्रिपेयर्ड and or eaten according to its intended use. Thus, food safety assurance involves the reduction of risk which may occur in the food. तो कहीं ना कहीं ये हमें फूड की सेफ्टी जो है वो हमें प्रोवाइड करती है। अगर हम ISO के बारे में बात करें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बात करें, फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बात करें तो ISO सर्टिफिकेशन अगर किसी के पास है, किसी प्रोडक्ट के पास है, तो ISO सर्टिफिकेशन सर्टिफाइज दैट a management system, manufacturing process, service or documentation process has all the requirements for standardization and quality assurance. तो ISO अगर कोई सर्टिफाइड प्रोडक्ट है तो कहीं ना कहीं वो इस बात को अश्योर करता है कि आपकी वो प्रोडक्ट जो है, आप जो इसे इस्तेमाल कर रहे हो वो फाइनली सर्टिफाइड है और आप इसे विदाउट एनी स्पेसिफिक चेक आप इसे इस्तेमाल में ला सकते हो। इसी तरीके से अगर हम ISI सर्टिफिकेशन के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो हमारा एक बेसिकली स्टैंडर्ड सेट किया है हमारे हर तरह के प्रोडक्ट के लिए। और बेसिकली अगर कोई एक प्रोडक्ट है जो बेसिकली अगर आपकी ISI सर्टिफाइड होती है, इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट अपने फाइनल स्पेसिफिकेशन को मैच करती है और उस फाइनल स्पेसिफिकेशन पे वो प्रोडक्ट जो है वो ओके है, वो ये इस चीज़ को डिफाइन करता है। डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी के बारे में बात करें कि बेसिकली अगर हम क्वालिटी को डिफाइन करते हैं तो क्वालिटी को किस किस एस्पेक्ट में हम लोग डिफाइन करते हैं। तो क्वालिटी को हम प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं कि प्रोडक्ट कितना ज़्यादा रिलायबल है, कितना ज़्यादा भरोसेमंद है, उसकी सर्विस के अकॉर्डिंग बेसिकली डिफाइन करते हैं, उसके कॉन्फॉर्मेंस के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं, एस्थेटिक के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं, उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं, फीचर्स के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं और ड्यूरेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। ड्यूरेबिलिटी का मतलब प्रोडक्ट कितना ड्यूरेबल है, फीचर्स मतलब कि उसके फीचर्स कैसे हैं, परफॉर्मेंस मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस कैसा है, एस्थेटिक मतलब वो दिखने में कितना सुंदर है, एक्सपीरियंस का मतलब कि उस प्रोडक्ट की प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसी है, और कॉन्फॉर्मेंस का मतलब कि वो प्रोडक्ट अपने जो बेसिकली टेस्ट हैं, अपने अलग अलग तरह के जो टेस्ट प्रोडक्ट पे किए जाते हैं उस पर कितना जो है वो कितना ज़्यादा जो है रिजल्ट देता है, कितना ज़्यादा सही है, और इसके बाद उसकी सर्विस कैसी है, सर्विस इन टर्म्स ऑफ रिपेयरिंग सर्विस, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट सर्विसेज रिलेटेड टू द
पर्टिकुलर प्रोडक्ट। क्वालिटी सर्कल के बारे में बात करें कि क्वालिटी सर्कल क्या होता है। बेसिकली ये एक तरह का कंट्रोल सर्कल है। क्वालिटी सर्कल में होता ये है कि बेसिकली क्वालिटी सर्कल में जो 3 पीपल्स या जो है आपको 12 पीपल का एक ग्रुप होता है, यहाँ पे जो 3 या 12 लोग हैं, ये लोग इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्ट के एनालिसिस में और उसके रेक्टिफिकेशन में, उसकी क्वालिटी में किसी तरह का अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाए। अ क्वालिटी सर्कल और क्वालिटी कंट्रोल सर्कल इज अ ग्रुप ऑफ वर्कर who do the same or similar work, who regularly identify, analyze and solve work related problem. It consists of minimum 3 and maximum 12 people in numbers. ये करते क्या है, ये बेसिकली प्लान करते हैं, प्लान करने के बाद इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर चेक करते हैं और रिटर्न एक्ट करते हैं। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के गोल के साथ इसके ऊपर काम किया जाता है। और ये क्वालिटी सर्कल प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम उसके ऊपर एनालिसिस करती है और एनालिसिस करके जो फीडबैक सिस्टम है, फीडबैक मैकेनिज्म से जो भी हमारा प्रोडक्ट का फीडबैक आ रहा है उस पर एक्शन करती है, करेक्टिव एक्शन करती है और प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कराती है। इसके बाद अगर हम बात करें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है? ये बेसिकली एक लॉन्ग टर्म सक्सेस गेन करने के लिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है, टोटल क्वालिटी अप्रोच, मैनेजमेंट अप्रोच जो है लगाया जाता है। इसका मतलब क्या है? अगर हम इसे कोर डेफिनेशन की बात करें, द कोर डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट डिस्क्राइब्स अ मैनेजमेंट अप्रोच to long-term success through customer satisfaction. In a TQM effort, all members of an organization participate in improving process, product, service and the culture in which they work. तो बेसिकली जब हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी इनके पार्टिसिपेंट होते हैं वो पार्टिसिपेंट किस में पार्टिसिपेट करते हैं? प्रोसेस को ठीक करने में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोडक्ट को ठीक करते हैं, सर्विसेज को ठीक करते हैं, कल्चर को ठीक करते हैं जिस कल्चर में वो काम कर रहे हैं। और इन सब के साथ जो उनका मेन गोल होता है वो ये होता है कि वो कस्टमर को सेटिस्फाई करें और लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ मूव करें। जैसे कि आप यहाँ पे देख सक रहे हो कि आपके पास अगर आप TQM को इम्प्लीमेंट करते हो तो ईयर ओवर द ईयर आपको क्या मिलता है? आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे बेसिकली फोकस किया जाता है कि कस्टमर के डिमांड कैसे हैं, कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई किया जाए, प्रोडक्ट का एक इन्फ्लुएंस कैसे बनाया जाए और प्रोडक्ट के इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग बेसिकली यहाँ पे जो है एक्ट किया जाता है। और इसी प्रोडक्ट के आने वाले फीडबैक को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट किया जाता है और इस गोल के साथ काम किया जाता है कि अल्टीमेटली जो हमारा प्रोडक्ट है वो एक इमेज क्रिएट करे, मार्केट में एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करे और इस इन्फ्लुएंस को तभी बनाया जा सकता है जब आपके कस्टमर सेटिस्फाइड हों। बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ TQM के बारे में कि बेसिकली टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, किस किस एलिमेंट पे काम करने की ज़रूरत है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में सबसे पहला एलिमेंट आप समझ सकते हो कि आपके पास एक एथिक्स है। आपके पास एक एथिक्स होना चाहिए, वर्किंग एथिक्स होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के बीच में, इंटीग्रिटी के साथ ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट के साथ आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, एक लीडरशिप होना चाहिए, एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक रिकॉग्निशन होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब हम TQM करना चाहते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो हमें एक एथिक्स मेंटेन करना होगा, हमें इंटीग्रिटी करना होगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में, हमें एक ट्रस्ट डेवलप करना होगा, ट्रेनिंग देनी होगी अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो उसके अकॉर्डिंग काम करें, एक टीम वर्क को बढ़ावा देना होगा, लीडरशिप होनी चाहिए। हर एक डिपार्टमेंट, हर एक फंक्शन के बीच में एक जो लीडरशिप क्वालिटी है उसके मैनेजर्स के अंदर वो होनी चाहिए। इसके साथ कम्युनिकेशन डेवलप होना चाहिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में और रिकॉग्निशन होना चाहिए कि आपके जो एम्प्लॉय है, जो डिपार्टमेंट, जो पर्टिकुलर सेक्शन अच्छे से काम कर रहे हैं उनको उनका पहचान मिलना चाहिए कि वो जो काम कर रहे हैं उनके लिए उसे जो अप्रेज करना चाहिए, अप्रेजल मिलना चाहिए। तो ये एलिमेंट्स है TQM के बारे में। हम लोग बात करने वाले हैं कैजन्स के 5S के बारे में। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कैजन्स 5S बेसिकली क्या है? जब हम एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट अप्रोच गेन करने की कोशिश करते हैं तो हम यहाँ पे कैजन के 5S को इम्प्लीमेंट करते हैं। दिस इज़ बेसिकली अ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट अप्रोच। फर्स्ट इसे 5S इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे 5 अलग अलग S जो है वो 5 अलग अलग लेटर्स जो है वो 5 वर्ड को डिफाइन करते हैं एंड दिस वर्ड्स आर जापानीज़ वर्ड्स। इनका मतलब क्या है कि ये 5 वर्ड किस चीज़ को डिफाइन करते हैं? ये इस बात को डिफाइन करते हैं कि किसी भी वर्क प्लेस को
कैसे हम लोग अरेंज करें कि हमारा वर्क सिस्टम बढ़िया हो। तो यहाँ पे आप जो ये कैजन देख रहे हो, ये किसी इंसान का नाम नहीं है। कैजन में बेसिकली जो ये काई टर्म है, इसका मतलब होता है चेंज। और जब हम बात करें जेन में, तो जेन का मतलब क्या होता है, गुड। तो जब आप चेंज करते हो अच्छे के लिए, चेंज फॉर गुड, दैट इज इम्प्रूवमेंट। तो इम्प्रूवमेंट ही बेसिकली कैजन्स के 5S कंसेप्ट का मेन मोटो है। मैन बिहाइंड कैजन कंसेप्ट, कि इस कैजन के कंसेप्ट के पीछे कौन इन बेसिकली किन्होंने दिया है इस कैजन के कंसेप्ट को। तो बेसिकली मसाई इमाई, ये एक जापानीज़ हैं, इन्होंने जो है कैजन कंसेप्ट को डेवलप किया और इन्हें लीन गुरु भी बोला जाता है। और बेसिकली अगर हम बात करें, फादर ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट भी इन्हें बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू हिम सिंपल, इन सिंपल वर्ड वी कैन से कैजन्स मीन्स इम्प्रूवमेंट। कैजन्स का मतलब इम्प्रूवमेंट होता है। और कैजन्स स्ट्रैटेजी जो है, ये एक तरह का नेवर एंडिंग एफर्ट है इम्प्रूवमेंट के लिए, इन्वॉल्विंग एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम मैनेजर्स टू वर्कर। सबको एक तरीके से काम करना होता है और एक तरीके से इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचना होता है। ये एक कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है। और इन्होंने एक बुक भी लिखा है। बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है कैजन्स। ये 1986 में आई थी। और ये बेसिकली जो है की टू जापानीज कॉम्पिटिटिव सक्सेस एंड गैम्बा कैजन जो है, ये इनके नाम से भी इन्हें जाना जाता है, इनके इस बुक को। हम लोग बात करते हैं कैजन्स के 5S में। ये 5S क्या क्या हैं? तो कैजन्स के 5S में जो पहला एस है, उसका मतलब होता है सीरी, डैट इज शॉर्ट करना। सेकंड एस उसका सीटन, इसका मतलब स्ट्रेटन करना, किसी प्रोसेस को आसान बनाना। थर्ड एस के बारे में बात करें, थर्ड एस हमारा सीसो है। सीसो मीन्स शाइन करना। फोर्थ जो हमारा एस है, 6 इसका मतलब है स्टैंडर्डाइज करना। और फिफ्थ एस जो है शिशु, किसका मतलब है सस्टेन करना। तो ये 5S के बारे में अब हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट का मतलब होता है कि बेसिकली जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, या अवेलेबल आपके जो आपके पास जो भी ऑफिसेस में आपके अवेलेबल चीज़ें हैं, उसे शॉर्ट करना। शॉर्ट करने का मतलब है कम करना, छांटना, ठीक है। वर्क शुड बिकम ईजियर in this kind of environment as you have no unnecessary distraction, eliminated all ऑब्स्टेकल्स। जब सारे ऑब्स्टेकल्स को हटा दिया जाए और सिर्फ अपने नेसेसरी जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे रखा जाए, तो कहीं ना कहीं हमारा जो वर्क है, वो वर्क प्लेस है, वो वर्क प्लेस ज़्यादा इफ़िशियंट हो जाता है। ज़्यादा अच्छे से आप अपने प्रोसेस को रन कर सकते हो। अब शॉर्टिंग करने के लिए हमें सिर्फ उन चीज़ों को रखना है बेसिकली जो हमें ज़रूरत होती है। इवैल्यूएट करना होता है हमें यहाँ पे कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, और जो ज़रूरत नहीं है उन सारे पार्ट्स को रिमूव कर देना पड़ता है। और यहाँ पे अनयूज्ड मटेरियल जो है, उन्हें हम सेग्रीगेट कर देते हैं कि जो हमारे यूज़ की चीज़ें नहीं हैं उसे हम किनारे कर दें। समहाउ इन फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ शॉर्टिंग, हम लोग क्या करते हैं, हमारे ऑफिस में या वर्क प्लेस में जो भी हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं हम उसे रखें, बाकी सारी चीज़ों को हम एलिमिनेट कर दें। सेकेंड है स्ट्रेटन। स्ट्रेटन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटन का मतलब होता है कि जो चीज़ें हमारी ज़रूरत की हैं, उन्हें हम, उन आइटम्स को हम जो है एक ईजी टू एक्सेस फॉर्म में रखें। ईजी टू एक्सेस का मतलब ये है कि एक सिक्वेंशियल फॉर्म में उसे हम अरेंज कर लें, ताकि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आराम से ऑन टाइम हमें अवेलेबल हो जाए। और हमें जो टाइम वेस्ट है वो बेसिकली अलग अलग वर्क प्लेस में हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या वर्क प्लेस में हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे ढूंढने में हमारा टाइम वेस्ट ना हो, और हमारा लॉस ऑफ टाइम से हम बचें। और प्रायोरिटी जिस चीज़ की बेहतर है, ज़्यादा है, उसे हम पहले रखें अपने सामने, ताकि जो है हमारा टाइम वेस्ट कम से कम हो। नेक्स्ट है शाइन। शाइन का मतलब यहाँ पे बेसिकली क्लीनिंग से रिलेटेड है। क्लीनिंग द वर्क प्लेस एट द सेट इंटरवल ऑफ टाइम, ताकि जब आप किसी एक क्लीन इन्वायरमेंट में काम करते हो तो वहाँ पे जो बेसिकली डिटोरिएशन है वो भी कम होता है। और अगर वर्क प्लेस क्लीन है तो ये बेसिकली एक सेटिस्फैक्शन टाइप का जो है आपके अंदर एक वाइब्स आता है, और कहीं ना कहीं एक क्लीन प्लेस जो है वो एक बेहतर जो है आपको वर्क प्लेस को क्रिएट करता है। तो सेकंड जो थर्ड ऐसे है हमारा, उसका मतलब क्लीन है, इट इज़ शाइन करना। फिफ्थ जो है वो हमारा स्टैंडर्डाइज है। जब भी हम किसी काम को करते हैं ना, किसी भी वर्क को करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो उसे हम किसी फॉर्मल तरीके से करें, और या तो फिर उस प्रोसेस को हम इनफॉर्मल तरीके से करें। जब हम किसी प्रोसेस को इनफॉर्मल तरीके से करते हैं, इसका मतलब उस प्रोसेस को करने के लिए हमने किसी तरह का कोई स्टैंडर्ड मेज़र नहीं लिया है। और ये स्टैंडर्ड मेज़र अगर हम ना लें तो यहाँ हम पे हमारा जो वर्क है वो स्लो हो जाता है, अल्टीमेटली स्लो हो जाता है।
तो हम लोग स्टैंडर्डाइज वाले पार्ट में हम लोग अपने प्रोसेस को स्टैंडर्ड करते हैं और हर एक प्रोसेस के लिए कहीं ना कहीं कोई स्टैंडर्ड मेथड अवेलेबल होता ही है, तो हम उसे ही फॉलो करते हैं। सस्टेन के बारे में बात करें तो सस्टेन का मतलब होता है हम यहाँ पे ट्रेनिंग और डिसिप्लिन को कंटिन्यू रखते हैं, और ट्रेनिंग और डिसिप्लिन को हम कंटिन्यू रखने के साथ साथ ट्रेनिंग बेसिकली जो है इस पार्ट में दिया जाता है और बेसिकली फीडबैक जो है उसे नोट किया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग अपने लास्ट टॉपिक के बारे में बात करें, डैट इज सिक्स सिग्मा मेथडोलॉजी। सिक्स सिग्मा मेथडोलॉजी क्या है उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन करें तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने 5S कंसेप्ट के बारे में और सिक्स सिग्मा कंसेप्ट के बारे में। ब्रॉडली अगर हम बोले तो ये जो हमारा 5S कंसेप्ट है ये एक वेस्टर्न कंसेप्ट है, जबकि जो सिक्स सिग्मा का कंसेप्ट है ये हमारा एक ये 5S कंसेप्ट एक ईस्टर्न कंसेप्ट है, जबकि सिक्स सिग्मा हमारा एक वेस्टर्न कंसेप्ट है। सिक्स सिग्मा जो हमारा है ये सिक्स सिग्मा बेसिकली प्रोडक्ट की क्वालिटी के अकॉर्डिंग सिक्स सिग्मा रैंकिंग को डिफाइन करता है। सबसे पहले मोटरोला के जो इंजीनियर थे बिल स्मिथ, उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया था। वन ऑफ द पियोनियर इन्हें जाना जाता है ऑफ मॉडर्न सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा का कंसेप्ट हमारे पास पहले से था, 1700 के आसपास से था, लेकिन जो मॉडर्न सिक्स सिग्मा कंसेप्ट है उनके लिए इन्हें पियोनियर के तौर पर जाना जाता है। और बेसिकली इन्होंने बहुत सारे मेथडोलॉजीज़ को जो है एसोसिएट किया सिक्स सिग्मा के साथ लेट 1980s में। और बेसिकली जो ये हमारा सिस्टम है सिक्स सिग्मा का, ये इन्फ्लुएंस्ड है लेकिन ये अलग नहीं है हमारे अदर मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट स्ट्रैटेजी से, इंक्लूडिंग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड ज़ीरो डिफेक्ट। ये हमारा उसी तरह का एक सिस्टम है। यहाँ पे हम इस बात पे फोकस करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो डिफेक्ट है वो कम से कम हो। अगर हमने ये कहा कि हमारी जो कंपनी है वो सिक्स सिग्मा अप्रोच पर चल रही है या सिक्स सिग्मा अप्रोच को गेन कर रही है, तो हमारे प्रोडक्ट जो है वो 99.9% तक जो हमारा प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और हमारा जो डिफेक्ट है वो कम से कम होना चाहिए। तो सिक्स सिग्मा क्वालिटी प्रोडक्ट की क्वालिटी को क्या करता है, डिक्रीज करने का, प्रोडक्ट की क्वालिटी डिफेक्ट को डिक्रीज करने का काम करता है, क्वालिटी को इंक्रीज करने का काम करता है। और ये एक तरह का डेटा ड्राइवन मेथड है जहाँ पे हम लोग टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। एक एक पार्ट को प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए जो पार्ट्स इन्वॉल्व हैं उस एक एक प्रोसेस को हम यहाँ पे इवेलुएट करते हैं, और इवेलुएट करने के साथ साथ इम्प्रूव्ड इफ़िशियंसीज जो है वो अपने बिजनेस स्ट्रक्चर में हम लोग गेन करते हैं। और इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ प्रोसेस जो है वो बेसिकली बॉटम लाइन प्रॉफिट को हमारा बढ़ाता है। तो सिक्स सिग्मा मेथडोलॉजी ये बेसिकली एक अमेरिकन मेथडोलॉजी है, जबकि हमने जो 5S के बारे में डिस्कस किया ये 5S बेसिकली एक जापानीज़ थियरी है, जापानीज़ थियरी। और इसमें हमें जो 5S कंसेप्ट है इसमें बेसिकली हमें ये बताया गया कि हमारे वर्क प्लेस को हम बेहतर कैसे बना सकें, जबकि सिक्स सिग्मा थियरी में प्रोडक्ट की जो TQM सर्विस हमने पढ़ा था, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हमने पढ़ा था, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ज़ीरो डिफेक्ट के ऊपर बेसिकली काम किया जाता है। और यहाँ पे प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए जो भी इम्प्रूवमेंट है, नेसेसरी इम्प्रूवमेंट है, उस पर वर्क किया जाता है और उसे फाइनली प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी का बनाया जाता है। अगर कोई कंपनी सिक्स सिग्मा पे जो है उसको स्टैंडर्डाइजेशन है उस पर अगर वो कंपनी कंप्लीट उसको ऑब्टेन कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी में जो डिफेक्ट है, प्रोडक्ट की क्वालिटी का डिफेक्ट है, वो मिनिमम है अगर कंपनी इसे अचीव कर लेती है। तो आज के क्लास में इतना ही था। हमने अभी तक डिस्कस कर लिया अपने फिफ्थ चैप्टर को और ये हमारा छठा लेक्चर था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी तरह का कोई कंप्लेन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोज़ में उसे इम्प्रूव किया जा सके, ठीक किया जा सके। और अगर आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर का ये PDF नोट्स चाहिए तो आप इसके लिए टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के चैनल का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर किसी भी तरह के आपके कोई क्वेरी हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में और अगले क्लास में हम लोग अपने नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत अगर आप यहाँ तक बने हैं तो अभी तक बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।